ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना है तो आपको लॉजिकली सारे स्टैट को यूज करना होगा। आप जब भी टीम बनाते हो आप भी सारा स्टैट निकाल लेते हो, लेकिन आप तरीका गलत यूज करते हो, ना ही कोई लॉजिक लगाते हो और ना ही कोई ट्रिक यूज करते हो, जिसके कारण आपकी यूनिक टीम ही नहीं बन पाती है। तो आपकी टीम रैंक कैसे करेगी? मान लेते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर है जो पिछले मैच में शतक लगाए हैं और इस मैच में भी वो शतक लगा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ही आपका सारा स्टैट फ्लॉप हो जाता है। आपको स्टैट देखने हैं लेकिन लॉजिक भी लगाना है और ट्रिक भी यूज करना है, क्योंकि मेगा ग्रैंड लीग में भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और आप ही के जैसा लगभग सारे लोग ये स्टैट को देख कर आते हैं। तो फिर आपकी और उनकी टीम कॉमन बनेगी, आपकी यूनिक टीम ही नहीं बन पाएगी। तो आप रैंक कैसे करोगे? आप ग्रैंड लीग में टॉप कभी नहीं कर सकते अगर आप सेम स्टैट और सेम लॉजिक यूज करते हो। आपको ट्रिक ही आपको टॉप करा सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे विकेट कीपर है और विकेट कीपर में आप देखोगे पहले मैच जैसे कि जॉस इंग्लिश है, पहले मैच में इनका अंडर 8% से 10% सिलेक्शन था। और क्यों था? अभी जो वर्ल्ड कप का मैच खेला गया तो वो ओडीआई का मैच था और ओडीआई में जॉस इंग्लिश का ठीक ठाक परफॉर्म नहीं रहता है। और जैसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का सीरीज खेला गया तो पहले ही मैच में इन्होंने शतक लगा दिया। और देखो पहले मैच में इनका काफ़ी लो सिलेक्शन था, शतक लगा दिए, तो अगले मैच में इनका हाई सिलेक्शन चला गया। यार समझो, जो प्लेयर अगर पिछले मैच में शतक लगा रहे तो अगले मैच में भी शतक लगा दे, ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम रहता है। और लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के पीछे भागने लगे और अगले मैच जब सेकेंड मैच खेला गया तो उसमें ये सीधा फ्लॉप चले गए। जबकि ईशान किशन का भी ठीक ठाक नहीं जा रहा था और मैथ्यू वेड T20 के अच्छे प्लेयर हैं जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे। पहले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई और सेकेंड मैच में हमने क्लियर बताया था कि इनको आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, और ऐसे प्लेयर को ट्राई भी किया जाता है क्योंकि इनकी बैटिंग डाउन है। तो पहले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई तो इनका परफॉर्म कहाँ से आएगा? और वही दूसरे मैच में टॉप ऑर्डर इनका क्लैश हुआ तो इनकी बैटिंग आ गई और ये परफॉर्म कर गए। फिर भी देखोगे अगले मैच में भी इनका सिलेक्शन नहीं है। उसी तरह सूर्या कुमार हैं, सूर्या कुमार का भी पहले मैच में सिलेक्शन काफ़ी कम था क्योंकि ये भी वर्ल्ड कप में फ्लॉप ही गए हैं। कई सारे मैच में इनका बैटिंग नहीं आई और जिस मैच में आया भी तो ये फ्लॉप गए। तो ये T20 के अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआई में ठीक ठाक परफॉर्म नहीं रहता है। और जैसे ही पहले मैच खेले तो ये भी 80 रन बना दिए, तो इनका भी दूसरे मैच में हाई सिलेक्शन भागा और दूसरे मैच में ये भी फ्लॉप चले गए। तो आप खुद समझो कि आप जो स्टैट यूज करते हो सेम कि भाई सूर्या कुमार पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किए हैं तो हम उनको अपने टीम में लेंगे ही लेंगे, ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे ही नहीं, तो फिर आप ग्रैंड लीग को कैसे जीतोगे? आप यहीं पे देख लो कि वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जहां पे पहले मैच में 80 रन बनाए और वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कि सेकेंड मैच में वो फ्लॉप चले गए। तो आज मैं बताने वाला हूं कि सारे स्टैट को किस तरह से यूज किया जाता है, वो 2 पॉइंट कौन सा है जिसकी मदद से आप यूनिक टीम बना सकते हैं, अपनी टीम को रैंक करा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेट मिलता है। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। साथ में जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपको यहां पे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी मैच का प्रेडिक्शन वाला वीडियो लाता हूं जिससे आपको एक एक प्लेयर का सीन क्लियर कर देता हूँ, कब किस प्लेयर को ट्राई करना है, किस प्लेयर का परफॉर्म आने वाला है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जहां आपको टॉस के बाद कोई भी न्यूज़ अपडेट आते हैं वो तो बताया ही जाता है। साथ में ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो आप जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग पिच रिपोर्ट देखते हो। पिच रिपोर्ट में जनरली आपको इसी तरह का स्टैट दिखता है, चाहे किसी यूट्यूबर की मदद से या गूगल रिसर्च में आपको इसी तरह का दिखता है। तो ये सही है, लेकिन आप तरीका गलत यूज करते हो, उसको समझ लेना। जैसा कि आप देखते हो तो आपको बैलेंस पीछे ये ग्राउंड, कहीं पे आपको बैटिंग फ्रेंडली, कहीं पे बॉलिंग फ्रेंडली भी दिखता है, जो जैसा ग्राउंड रहता है उसी के हिसाब से। लेकिन ये ऑल ओवर मैच के हिसाब से रहता है। उसी तरह एवरेज स्कोर भी ऑल ओवर मैच के हिसाब से रहता है, जबकि हाई स्कोर लो स्कोर भी दिखता है, कितने मैच खेले गए हैं और फर्स्ट में बैटिंग करने वाले कितने मैच को विन किए हैं, सेकेंड में बैटिंग करने वाले कितने मैच को विन किए हैं। जबकि स्कोरिंग पैटर्न भी देखते हो तो जैसा कि इस ग्राउंड पे 3 ही मैच खेले गए, जहां पे 150 के अंदर 2 बार मैच खेले गए। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है, यहाँ पे आपको टीम कंपेयर देखने होते हैं। जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का सीरीज चल रहा है, तो भाई इंडिया भी स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रॉन्ग है, तो 150 के अंदर तो मतलब नामुमकिन ही है। यहाँ पे आपको 180 प्लस तो मानकर ही चलना है। लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर बॉलिंग सपोर्ट पीछो तो उसके लिए आपको लास्ट के कुछ मैच को देखना है, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाए। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है तो रन ज़्यादा बन सकते हैं, तो कंडीशन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे टीम कंपेयर बहुत ही ज़रूरी होता है। वही है, यहाँ पे 3 ही मैच खेले गए हैं, तो यहाँ पे आप उतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर का वेन्यू परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे जो लास्ट के मैच खेले गए हैं तो उसको देखना होता है कि किस तरह के प्लेयर का यहाँ पे परफॉर्म आया है, किस तरह के बॉलर का परफॉर्म आया है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग बस इसी स्टेट पे टीम बना लेते हो कि भाई लो स्कोर बन रहा है तो यहाँ पे बॉलर को ज़्यादा पिक कर लेते हो। अभी पता चला कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ तो दोनों ग्राउंड पे 3 से ज़्यादा इंटरनेशनल के मैच नहीं खेले गए थे, जबकि हाई स्कोर 170 ही था। लेकिन यहाँ पे एक मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग किए तो 209 रन बना दिए, उस मैच को इंडिया चेस कर लिए। जबकि सेकेंड मैच में भी इंडिया पहले बैटिंग किए तो 235 रन बना दिए T20 में, जो कि हाई स्कोर रन है, और वहाँ पे भी देख लिए कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए। तो कंडीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए टीम कंपेयर जरूरी होता है। जबकि लास्ट के मैच को आपको देखना जरूरी है, ग्राउंड का रिसेंट मैच देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरह की टीम खेले हैं। जैसे कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ है, तो वेस्ट इंडीज़ वैसे थोड़ा वीक है अभी के हिसाब से, लेकिन पहले ठीक ठाक परफॉर्म था। वैसे इस ग्राउंड पे मैच विन कर चुके हैं, तो ग्राउंड का तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको इसीलिए कंपेयर बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि लो स्कोर मैच है, तो आप यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच रहेगा, तो ऐसे टीम में टॉस फैक्टर हो जाएगा। तो फिर बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आप लो स्कोर का आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो हाई स्कोर ही बनेगा। तो इसलिए टीम कंपेयर जरूरी होता है, जबकि रिसेंट का मैच देखना इसलिए ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे ग्राउंड पे 2 साल 4 साल पहले मैच खेला गया, उसके बाद मैच नहीं खेला गया है, तो आप पहले उसी ग्राउंड का सेम कंडीशन यूज करोगे तो आपको भी पता है कि अगर जिस ग्राउंड पर मैच नहीं खेला जाता उस ग्राउंड का हाल ख़राब हो जाता है। तो फिर उसके लिए जो ग्राउंड का अच्छे से मरम्मत होती है, जो बहुत पिच रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है, एक ही ग्राउंड में आप देखोगे कि कई सारे पिच होते हैं। आप एक ही टीम का एक ही ग्राउंड पे स्कोर देखोगे तो अलग अलग रन बन जाते हैं। कभी वो हाई स्कोर बना देंगे उसी ग्राउंड में, कभी वो लो स्कोर पे ही ऑल आउट हो जाता है, और कभी मीडियम रन बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक ही ग्राउंड में कई सारे पिच होते हैं, तो किसी पिच में देखना घास ही नहीं रहेंगे, किसी पिच में घास रहेंगे, किसी में मतलब थोड़ा बहुत रहेंगे, तो इसलिए इसमें कंडीशन अलग हो जाता है। तो इसीलिए इसका अंदाज़ा किसी ग्राउंड पे किस पिच पे मैच होने वाला है, इसका अंदाज़ा पहले आपको चलेगा ही नहीं, और ना ही कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता सकता। ये आपको तभी मालूम चलता है जब टॉस टाइम होते हैं। टॉस के टाइम में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग न्यूज़ बताते हैं कि इस ग्राउंड पे मैच होने वाला है, यहाँ पे इतना घास है, यहाँ पे पेसर को हेल्प मिलेगा या पेसर को मिलेगा। तो इसलिए आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद जो न्यूज़ अपडेट आते हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहले आप जाकर टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लेना। तो इस तरह से आप पिच रिपोर्ट को यूज करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पहले टीम कंपेयर देख लेना है, उसके बाद ही आप किसी लॉजिक पे जाओगे। अगले पॉइंट की बात करें, प्लेयर के स्टेट और वेन्यू परफॉर्मेंस। तो दोनों में आप देखोगे, दोनों टीम में प्लेइंग 11 जो है वो सारे के सारे नए प्लेयर हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा स्टेट नहीं मिलेंगे। खासकर पिच रिपोर्ट ऐसे ऐसे ग्राउंड पे मैच हो रहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर मैच ही नहीं खेले गए हैं, तो इसलिए डायरेक्ट मैं ड्रीम 11 पे ही समझा देता हूँ। तो विकेट कीपर में देखोगे, ईशान किशन है, मैथ्यू वेड है, जोश इंग्लिश है। पहले मैच में जोश इंग्लिश शतक लगा दिए थे, जबकि पहले मैच में बहुत ही लो सिलेक्शन था। पहले मैच में शतक लगाए तो अगले मैच में इनका हाई सिलेक्शन हो गया, फिर सेकेंड मैच में ये फ्लॉप गए, तो फिर देखोगे इनका जो है सिलेक्शन परसेंटेज घट गया। तो लोग किस बेस पर प्लेयर का चयन करते हैं? जो प्लेयर रिसेंट में परफॉर्म कर रहे हैं बस उसी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखने होते हैं, और पिच रिपोर्ट हमने बताया कि टीम का कंपेयर देखना होता है। टीम कंपेयर कि किस तरह की टीम है, उस टीम का किस तरह का परफॉर्म रहता है। तो यहाँ पे मैथ्यू वेड पहले मैच में इनका बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि बैटिंग डाउन है। पहले बैटिंग करते ऑस्ट्रेलिया, तो आप ग्रैंड लीग में उम्मीद के बेस पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, बैटिंग आएगा तो परफॉर्म भी करेगा। हमने जो प्रेडिक्शन वाला वीडियो है उसमें बताया भी था, और वही हुआ। जोश इंग्लिश की तरफ लोग एक तरफा भाग रहे थे सेकेंड मैच में, और मैथ्यू वेड अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया सेकेंड मैच में। देख रहे 81 पॉइंट है, तो सेकेंड मैच में ये ग्रैंड लीग के हिस्सा में आ गए, तो इनका परफॉर्म आ गया, और उसी तरह जोश इंग्लिश फ्लॉप चले गए। तो यहाँ पे बेस क्या बनता है, आपको ओपोनेंट टीम का बॉलर को देखना होता है। हमने जो ईशान किशन को ले रहा हूँ, तो ईशान किशन की बैटिंग ऑर्डर क्या है, प्लेयर चयन करने से पहले आप दोनों टीम के जो है प्लेइंग 11 को लिख ले। जैसे कि इंडिया की तरफ से ओपनिंग कौन कर रहा है, जायसवाल, गायकवाड़, तो इस तरह से आपको ओपनिंग बैट्समैन का इसी तरह बैटिंग ऑर्डर की टाइप से लिख लें दोनों टीम का। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉट है, उसके बाद स्मिथ इस मैच में ओपनिंग कर रहे हैं। वैसे जोश इंग्लिश ओपनिंग करते हैं, लेकिन स्मिथ करते हैं तो स्मिथ को ही लिखेंगे। उसी तरह लिस्ट वाइज आप लिख लें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि पिछले मैच में कौन कौन से प्लेयर परफॉर्म किए हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, जैसे कि हमने आपको ड्रीम 11 पे ही बताया। जोश इंग्लिश शतक लगाए, अगले मैच में फ्लॉप चले गए, तो यहाँ पे परफॉर्मर प्लेयर को टिक करना है। उसके बाद देखना है कि ये जो परफॉर्म किए तो सामने जो बॉल कर रहा था किस बेस पर किए,
और बॉलिंग में मान लेते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई बैट्समैन परफॉर्म किया है, तो वो ग्राउंड और ये ग्राउंड में कितना डिफरेंट है। जैसे कि इंडिया की तरफ से जायसवाल ओपनिंग करते हैं और इनकी तरफ से जो शेन एबाउट है जो स्टार्टिंग बॉल करते हैं, तो यहाँ पे पिछले मैच में शेन एबाउट का जायसवाल बहुत ही ठुकाई कर दिए, तो शेन एबाउट विकेट नहीं निकाल पाए, तो 50+ लगा दिए। लेकिन ग्राउंड डिफरेंट होगा अगले मैच में, तो वहाँ पे अगर पेसर को हेल्प रहेगा तो उस बेस पर आप जायसवाल को ड्रॉप कर सकते हो। वही दूसरा पॉइंट मिलेगा कि आपको 5वें नंबर पे तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इंडिया के जो बैटिंग टॉप 4 है, तो टॉप 4 अभी तक दोनों मैच में टॉप 4 ही बैटिंग की है। तो जो मिडिल के बैट्समैन है तिलक वर्मा, तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई है, या पहले मैच में आया भी था तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से गायकवाड़ है, जायसवाल है, तो उसी तरह का तिलक वर्मा भी है, परफॉर्म करते हैं। तो आप टॉप 1 में ड्रॉप करके आप मिडिल में किसी प्लेयर को पिक कर सकते हो। ऐसे प्लेयर का लॉजिक होता है, क्योंकि यहाँ पे शेन एबाउट और यहाँ पे जो इलिस है और मार्क स्टोइनिस है, तो इनकी तरफ से अटैकिंग बॉलर है, स्टार्टिंग में विकेट निकालते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो जिनका हाई सिलेक्शन है वो प्लेयर स्टार्टिंग में आउट होंगे, तो फिर आपका टीम ऐसे ही रैंक करेगा। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में आपको यूनिक टीम बनानी है। तो यूनिक टीम आपकी कैसे बनेगी, जैसे कि दोनों टीम का प्लेइंग 11, अब टॉप 4 है, टॉप 4 अच्छे प्लेयर ही होते हैं, और टॉप 4 दोनों टीम का देखोगे तो हाई सिलेक्शन भी रहता है। अब कोई टीम का टॉप 4 है, उसमें आप 2 प्लेयर को अगर आप इग्नोर मारते हो, ये मानकर कि फ्लॉप हो जाएंगे, तो फिर बड़े इन दोनों का हाई सिलेक्शन और वो फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो फिर आप मिडिल के बैट्समैन को लोगे या ऑलराउंडर रहेंगे ऑलराउंडर को लोगे, तो इनका सिलेक्शन लो है, तो और ये परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम डेफिनेटली रैंक करेगी। जब टॉप 4 को आप अपने टीम में हटा रहे हो, तो इनकी तरफ से जो स्टार्टिंग पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले हैं वैसे बॉलर को ऐड करो। खासकर देखो कि पेसर हैं तो उनको किस तरह के ग्राउंड में उनका बॉल टर्न लेता है, किस तरह के ग्राउंड में उनको विकेट मिलता है, तो इस बेस पर आप पिक ड्रॉप कर दिया करो। तो दोनों टीम का प्लेइंग 11 लिखोगे, आपको खुद भी नज़र आने लगेगा। कुछ ऐसे प्लेयर भी रहते हैं जो सीधा फ्लॉप ही रहते हैं, जो मतलब उनका ना बैटिंग आता है ना बॉलिंग आता है, या ऐसा भी होता है कि लगातार फ्लॉप ही जाते रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर को इग्नोर कर दिया करो। तो आपको 3 से 4 प्लेयर पहले ही ड्रॉप कर देना है, उनको ट्राई नहीं करना है। बाकी जो आपको 18 प्लेयर बचते हैं, तो उसमें आपको कुछ ऐसे प्लेयर को फिक्स मान लेना है जिनको आपको हर एक टीम में ट्राई करना है, जो कंसिस्टेंट प्लेयर होते हैं। खासकर जैसे कि हमने बताया कि आप मैथ्यू शॉट को आप फिक्स के तौर पर ट्राई कर सकते हो। अब कुछ मैच में फ्लॉप चले गए हैं, उसका ये मतलब नहीं कि अगले मैच में भी फ्लॉप ही जाएंगे। भाई ऑलराउंडर है, ओपनिंग में बैटिंग कर दें, तो अब इससे बेस्ट कौन हो सकता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसे कि मिचेल मार्श हैं, वो भी बीच बीच में बॉलिंग करते हैं और स्टार्टिंग में ही ओपनिंग बैटिंग करते हैं, तो यार इससे बेस्ट कौन प्लेयर होगा। तो ऐसे प्लेयर को आप पिक किया करो। उसी तरह कुछ प्लेयर हैं, खासकर विकेट कीपर में अगर बैटिंग सेक्शन में आपको कुछ दिक्कत नज़र आए, तो टॉप 4 में अगर कोई विकेट कीपर है तो वैसे प्लेयर को ऐड कर लिया करो, क्योंकि विकेट कीपर से भी पॉइंट देने की संभावना रहती है कैच और स्टंपिंग से, तो वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर को ऐड किया करो। आप लॉजिक लगा दिया करो कि टॉप 4 में हम प्लेयर ले रहे हैं, तो फिर मिडिल के बॉलर को पिक किया करो जिनका सिलेक्शन लो रहे। अगर पेसर के लोग ज़्यादा हेल्प में जा रहे हैं तो आप स्पिनर को पिक कर लो। वही अगर आप स्पिनर के हेल्प में ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो पेसर को पिक कर लो, क्योंकि आपको ड्रीम 11 में भी देखने को मिलता है कि जिस तरह का सिलेक्शन परसेंटेज होता है उसके हिसाब से कभी मैच होता ही नहीं है। या सिंपल सी बात कहूँ कि प्लेयर के स्टैट वो होते हैं कि रिसेंट परफॉर्म देख लो कि किस तरह का रिसेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, वही वेन्यू परफॉर्मेंस भी देख लो कि उस ग्राउंड पे उस खिलाड़ी का किस तरह का परफॉर्म है। अगर रिसेंट परफॉर्म भी अच्छा हो और वेन्यू परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, तो आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी और टीम के खिलाफ तो वो उस ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं या रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्म है, लेकिन जिस टीम के खिलाफ मैच हो रहा है तो उस टीम में कुछ ऐसे बॉलर हैं जो उस प्लेयर को परेशान करते हैं या अक्सर बार आउट कर देते हैं, तो फिर वैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो। वैसे प्लेयर का हो सकता है कि हाई सिलेक्शन हो, लेकिन जब आप ड्रॉप करोगे, क्योंकि उन प्लेयर का बैटल ख़राब है, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी न किसी प्लेयर का कुछ वीकनेस पॉइंट होता है, तो सामने वाली टीम में जैसे कि इंडिया के प्लेयर का ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर बॉलर होते हैं, उसके आगे वो आउट हो जाते हैं। तो वैसे आपको लॉजिक मिलते हैं, तो आप हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ग्रांड लीग में आप तभी टॉप कर सकते हो। यहाँ पर करोड़ों मेंबर है, तो करोड़ों मेंबर को बीट करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। या ऐसा है कि प्लेयर के स्टैट रिसेंट में भी अच्छा है, हेड टू हेड भी अच्छा है, वेन्यू परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो वैसे प्लेयर को आप फिक्स के तौर पर आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ
और पांचवी बात है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाए। तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन सिंपल सी बात है कि जो प्लेयर पिछले मैच में परफॉर्म किए हैं, तो इसमें दोनों टीम का जैसे कि आप 4 प्लेयर को फ्लॉप बना दिए, 5 फिक्स प्लेयर माने, और बाकी प्लेयर जो बचे हैं तो उसमें आपका करना जो पिछले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं, जिनको सबसे ज़्यादा लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने हैं, तो आप सबसे पहले माइंड में सेट कर लो कि कोई प्लेयर अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म पिछले मैच में किए हैं तो अगले मैच में उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्म आना बहुत ही मुश्किल रहता है। मतलब वो अगर परफॉर्म भी करते हैं तो वो एवरेज करेंगे, मतलब कि ठीक ठाक परफॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन वो फिर से एक बड़ा परफॉर्म कर दे ऐसा कंडीशन बहुत कम रहता है। लेकिन हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम कंडीशन रहता है। तो वैसा प्लेयर को सबसे पहले आप इग्नोर कर दें जो प्लेयर पिछले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं, और वैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। या तो आपके टॉप 4 में कोई ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग बैठा दिया है और उनकी जगह पे नए प्लेयर को ऐड कर लिया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम हेड है उनको बैठाए हुआ है, बाकी उनकी जगह पे जोश इंग्लिश को ट्राई कर रहे हैं। तो जोश इंग्लिश परफॉर्म अच्छा कर दिए हैं और हो सकता है कि अगले मैच में उनको बैठा दिया जाए या स्मिथ को बैठा दिया जाए। स्मिथ का अच्छा परफॉर्म नहीं आ रहा है तो स्मिथ की जगह पे टीम हेड आएंगे। तो होगा क्या कि अभी तक जो 2 मैच खेले गए हैं तो लोग वैसे प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं जिन प्लेयर के आगे परफॉर्म होता है, जिनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है। अब देखो जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनका ही ज़्यादा सिलेक्शन रहता है, लेकिन जो प्लेयर ऐड होंगे तो उनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। खासकर जैसे स्मिथ फ्लॉप जा रहे, स्मिथ की जगह पे अगर टीम हेड अगर ज्वाइंट लेते हैं तो आपको भी पता है टीम हेड बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है, जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ है उसमें भी शतक लगाए हैं। और इन तो आपको भी पता है कि टीम हेड बहुत ही अच्छे परफॉर्मर प्लेयर हैं। तो जब टीम हेड ओपनिंग करेंगे तो आप ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन बना दो सीधा मेगा ग्रांड लीग में, जहाँ पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ मेंबर रहता है। क्योंकि यहाँ पे एक तो इनका सिलेक्शन लो रहेगा और आप कैप्टन बना कर जा रहे हो, तो फिर आपकी टीम ऐसे रॉकेट के जैसा काम करेगी। और ऐसे ही प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाता है। बाकी जो प्लेयर परफॉर्म नहीं दिए हैं पिछले मैच में, प्लेयर अच्छे हैं, तो वैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ग्रांड लीग की मेगा ग्रांड लीग की टीम बनाया करें और लॉजिक पे ही टीम बनाया करें, ना कि आप पिछला स्टैट देख लिए कि पिछले मैच में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म किए हैं बस वैसे प्लेयर को ही लेना है। आपको ये देखना होता है कि पिछले मैच में जो प्लेयर फ्लॉप गए हैं तो वो क्यों गए हैं, क्या उनका रीज़न था। जैसे कि आपने देख लिया कि गायकवाड़ पहले मैच में रन आउट 0 पे हो गए। पहले मैच में इनका सिलेक्शन अच्छा था, लेकिन पिछले मैच उसके बाद वाले मैच में इनको लोग इग्नोर करने लगे क्योंकि उनके आगे परफॉर्म नहीं था, 0 था, तो लोग इग्नोर कर दिए और उसके आगे वाले मैच में अच्छा खासा परफॉर्म दे दिए, तो फिर उनका सिलेक्शन बढ़ गया। तो ऐसे होता है, लोग बस भीड़ में भागते हैं, जो प्लेयर रिसेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं वैसे प्लेयर में ही भागते हैं। तो बस इसी तरह से आप लॉजिक लगाया करें। बाकी मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।